Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the second part of the second chapter. Okay, the chapter name was diversity and discrimination. Okay, and we have studied diversity in the first chapter. So these were the contents of the chapter: differences, prejudice, stereotype, discrimination, inequality, caste system, striving for equality, constitution. In these topics we have covered these 5 topics in the previous video: differences, prejudice, stereotype, discrimination, inequality we have studied already in the previous video, and in this video we are going to study about caste system, striving for equality, and constitution. Okay, so let's start on being discriminated against. Okay, so people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Okay, so people do different kinds of work. लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, कभी टीचिंग, कभी कारपेंट्री, पोएट्री, वो अपने लिविंग के लिए अलग अलग काम करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत वैल्यू मिलता है comparing to other works. Okay, so activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. Okay, so कुछ काम जैसे कि क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, बाल काटना, गार्बेज उठाना, ये सब बहुत ही लेस वैल्यू का काम माना जाता है। और जो लोग ऐसे करते हैं, जो लोग इस काम को करते हैं, उन्हें बहुत ही डर्टी और या फिर इम्प्योर की तरह देखा जाता है। ओके, जबकि ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए, बट जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ओके, और इसके कारण क्या होता है, यहीं पे जब हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम को जन्म दे रहे हैं। इसी बिलीफ के कारण क्या होता है, कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस होते हैं। ओके, और इसी कारण हम लोग कास्ट सिस्टम देखते हैं अपने सोसाइटी में। Okay, so next is that we are going to study about is caste system. Okay, so in the caste system, communities, groups of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other. ठीक है, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक लैडर में प्लेस किया, एक सीढ़ी में डाल दिया जाता है, जिसमें हर कास्ट या तो वो किसी कास्ट के ऊपर में होगा या उसके नीचे आएगा। ओके, those who placed themselves at top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. और जो लोग इस लैडर के सबसे ऊपर में आते थे, ऊपर पायदान में आते थे, वो खुद को अपर कास्ट बोलते थे और खुद को सुपीरियर, बहुत ही महान समझते थे। ओके, the groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. Okay, और वैसे लोग जो कि इस लैडर के सबसे नीचे पायदान में आते थे, उन्हें बेकार, अनवर्थी समझा जाता था और उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। ओके, caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. Okay, तो कास्ट रूल में ऐसा एक रूल था कि उन अनटचेबल्स को वो काम नहीं करना होगा जो कि उनके लिए नहीं बना है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि कास्ट सिस्टम एक इरिवर्सिबल सिस्टम है, जिसमें कि आप जिस कास्ट में जन्मे हो, जो प्रोफेशन आपके लिए बना है, आपको सिर्फ वही करना होगा, उसके अलावा कुछ और आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स ऑफ वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। एग्जाम्पल के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि आपको गार्बेज ही उठाना है गांव से और डेड एनिमल्स को गांव से बाहर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सफुली उनको यही काम करना पड़ता था, चाहे उनका मन हो या नहीं। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा हिंदू कास्ट सिस्टम का लैडर है। ओके, सबसे टॉप में हमारे क्या है, एट द टॉप ब्राह्मण्स। ओके, पीपल क्लोज टू गॉड। तो ये लोग ऐसे लोग थे जो कि भगवान के बहुत पास थे, और इन लोग का मेन वर्क था स्टडी करना। ठीक है, ज्ञान बांटना, ज्ञान देना। ओके, एंड उनके बाद फिर आते थे क्षत्रियस, द वॉरियर क्लास। इनका काम होता था लड़ाई लड़ना। ओके, और थर्ड नंबर पे आते थे वैश्यास, इनका द बिजनेस क्लास, इनका काम होता था व्यापार करना, ट्रेड करना। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आते थे शूद्रास,
द लोएस्ट क्लास ऑफ फार्मर्स एंड दोज हु सर्व द अदर क्लासेस। शूद्रास यानी कि इनका काम होगा ये, जैसे कि सफाई करने वाले, बाल काटने वाले, ये सब लोअर कास्ट में आते थे। तो इन सब का काम होता था कि ये बाकी इन तीनों कास्ट को सर्व करेंगे, ठीक है, मतलब इनकी इनकी नौकरी करेंगे। ओके, एंड सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिलो दिस द अनटचेबल्स ऑल्सो नोन एज दलित। और सबसे लास्ट में जो थे पायदान में, वो थे अनटचेबल्स, जिनको कि दलित भी कहा जाता था। ये एक तरह से गुलाम थे इन सभी के। ओके, ये जन्म से ही गुलाम थे। ओके, ये था हिंदू कास्ट सिस्टम का लैडर। So, but they were not allowed to enter the homes of the upper castes or take water from the village well or even enter temples. तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, वो अपर कास्ट के घर नहीं जा सकते हैं, एक ही कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं, और ना ही टेम्पल में एंटर कर सकते हैं। ओके, Their children could not sit next to children of other caste in school. और स्कूल, जो कि हम जिसे कहते हैं कि मंदिर होता है, वो वहां पे भी वो लोग को अलाउ डिस्क्रिमिनेशन होता था। और जो लोअर कास्ट के बच्चे, जो अनटचेबल्स के बच्चे थे, उनको अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था, उन्हें सेपरेट अलग कहीं बिठाया जाता था। ओके, Thus, upper castes acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. ठीक है, तो अपर कास्ट इस तरीके से बिहेव करता था जिसमें कि लोअर कास्ट या फिर अनटचेबल्स को वो अधिकार नहीं था जो कि अपर कास्ट के पास था। ओके, स्टोरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो अब हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ग्रेट लीडर के साथ घटा था। उनके बचपन की कहानी है ये, और वो लीडर का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We were waiting at the railway station for our father or his servant, but no one showed up. After an hour, the station master came to inquire. We showed him our tickets and told him our problem and said that we were bound to Koregaon. तो हम लोग यहाँ पे अपने पिताजी के लिए वेट कर रहे थे रेलवे स्टेशन पे, और या फिर उनके सर्वेंट के लिए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। तो कुछ समय बाद स्टेशन मास्टर हमसे आके पूछताछ करता है कि हम लोग किसका वेट कर रहे हैं। तो हम उन्हें अपना टिकट दिखाते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं, और ये भी बोलते हैं कि हम लोग कोरेगांव जाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो लेटर द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर। आई ब्लटर्ड आउट दैट वी वर महार्स। तो बाद में जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के हिंदूज में ये प्रिवलेंट है कि हम लोग नाम के बाद कास्ट पूछते हैं। तो सेम वे स्टेशन मास्टर ने पूछा कि कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बिना कुछ सोचे समझे बता दिया कि हम लोग महार से। ठीक है, तो महार इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो महार एक ऐसा कम्युनिटी था जिसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था। ओके, तो द स्टेशन मास्टर्स फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। तो जैसे स्टेशन मास्टर ने सुना कि हम लोग महार से, उसका फेस बिल्कुल, उसके चेहरे के रंग उड़ गए, वो बहुत ही अजीब सा उसका चेहरा हो गया। After some time, we decided to hire a bull cart, but after my reply to station master, not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchables classes. ठीक है, तो कुछ समय बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक बैलगाड़ी कर लेंगे, लेकिन मेरा जो रिप्लाई था स्टेशन मास्टर को कि हम सब कि हम महार हैं, वो सब बैलगाड़ी वाले ने सुन लिया था, और उनमें से एक भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि हमें अपने बैलगाड़ी पे बिठाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर वो बिठाएंगे तो उन लोग दूषित हो जाएंगे, पोल्यूटेड हो जाएंगे, उनका लाइफ डिमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा उस टाइम कास्ट सिस्टम था। ठीक है, We were ready to pay double the fare but found that money did not work. देखिए, हमारे अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि मनी सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन उस समय ये कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा प्रिवलेंट था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था लोगों के मन में कि पैसा भी उसको दूर नहीं कर सका। जबकि ये लोग डबल फेयर देने को तैयार थे, फिर भी जो बैलगाड़ी वाले थे इन्हें ले जाने को रेडी नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में इतना स्ट्रांग कास्ट सिस्टम बैठ चुका था। ओके, Dr. Bhimrao Ambedkar, he is considered as the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, और ये दलित के लिए बहुत ही जाने माने लीडर हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने उनके लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर अंबेडकर fought for the rights of Dalit community. He was born into the Mahar caste which was considered untouchable.
ये महार कास्ट में जन्मे थे जो कि उस समय अनटचेबल माना जाता था। He believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि दलित को लड़ना होगा, कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा और एक ऐसे सोसाइटी के लिए काम करना होगा जहाँ पे कि सिर्फ कुछ लोगों को रिस्पेक्ट ना मिले जबकि हर किसी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ओके, so clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर स्टोरी से कि कास्ट सिस्टम ना सिर्फ दलित को एक ही कुएं से पानी लेने से मना करता है, ना ही सिर्फ उनको एक जॉब लेने से मना करता है, बल्कि उनको वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो कि दूसरे को मिलता है वो भी उनसे छीन जाता था, वो भी उनको नहीं मिलता था। जो रिस्पेक्ट डिग्निटी उनको मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं मिलता था। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे अलग अलग कम्युनिटीज ने अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ा। ओके, The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। ठीक है, तो जब इंडिया में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको कि दो दो स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एक तो स्ट्रगल उनको करना था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट, और दूसरा जो उनको लड़ाई लड़ना था, जो उनका स्ट्रगल था टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। ठीक है, कि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ओके, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन कौन थे? दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीसेंट्स fought against the inequalities they experienced in their lives। तो दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीसेंट, ये वो चार ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो कि लड़े इनइक्वालिटीज के खिलाफ, जो कि उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। ओके, Many Dalits organized themselves to gain entry into the temples। तो बहुत सारे दलित ने खुद को ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले। ओके, बहुत बड़ा बात था, टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलना बहुत बड़ी बात थी, तो इसके खिलाफ दलित लोग ने स्ट्रगल किया और लास्ट में फिर उन्हें अलाउड किया गया। ओके, Women demanded that they should have as much a right to education as men did। और औरतों का ये डिमांड था कि जैसे मेन को राइट टू एजुकेशन है वैसे ही इक्वल राइट वुमेन को भी होना चाहिए राइट टू एजुकेशन के लिए। ओके, एंड पीसेंट ने स्ट्रगल किया था, पीसेंट्स एंड ट्राइबल्स यानी कि फार्मर्स fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। ग्राफ्ट मतलब होता है पकड़। ओके, सो पुराने जमाने में ये होता था कि मनी लेंडर जो थे वो फार्मर्स और ट्राइबल्स को अपने गुलाम बना के रखते थे। ठीक है, स्लेव बना के रखते थे। तो इन लोग का था कि हमें उनकी गुलामी से आजादी मिले। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उसको कम किया जाए। ऐसा होता था कि अगर आप उनसे 1 रुपया लेंगे तो बदले में आपको 10 रुपए देने पड़ते थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इससे वो लोग को आजादी चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये प्रियम्बल यानी कि एक तरह का इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो इसको मैं रीड कर रही हूँ। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इंडिया के हर सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। ओके, सेकंड था कि लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम। ओके, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। तो उन्हें पूरी तरह से लिबर्टी होनी, पूरी तरह से फ्रीडम होना चाहिए अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने फेथ या फिर अपने वर्कशिप को एक्सप्रेस करने का। ओके, एंड थर्ड पॉइंट था इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब उन्हें इक्वल स्टेटस या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of the individual and the unity एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो फर्टर्निटी मतलब होता है कि सब में भारत का जो फीलिंग है उसे प्रमोट करना। ओके, और सबकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना हर इंडिविजुअल की, और सब में यूनिटी लाना। ओके,
In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, और उस दिन यानी कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और ऐसा कहा गया था कि उस दिन से हम इसे अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, हम इसे आज से अपनाते हैं. Okay, next, drafting our constitution. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. तो जब 1947 में हमारा इंडिया फ्री हो गया था, ठीक है, तो उस समय जो लीडर्स थे हमारे, वो जानते थे कि कैसे अलग अलग तरह का इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में है. ओके, so those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारे रूल्स लिखे हैं कि कैसे हमारे नेशन को काम करना है, फंक्शन कैसे उसका फंक्शन होगा. ठीक है, जैसे हिंदूज को अगर धर्म के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो हम लोग गीता पढ़ते हैं. हम लोग का बहुत ही एपिक बुक है गीता. ओके, एक महाग्रंथ. तो उसी तरह अगर आपको इंडिया से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको कि कैसे इंडिया का कोई फंक्शन, कैसे हमारा नेशन काम करेगा, तो ये सब आपको आंसर्स कहाँ मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो हमारे लिए गीता की तरह है. ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे सारे रूल्स, सारे एक्ट्स लिखे हुए हैं कि कैसे हमारे नेशन को काम करना होगा. ओके, So, जिन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा वर अवेयर ऑफ द बेस इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन अ सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस. तो जिन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा वो जानते थे कि कैसे अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में और कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है उसके खिलाफ. ओके, सो उन्होंने फर्स्ट फीचर लिया, वो था इक्वालिटी, कि हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लाना होगा. ठीक है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए. सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल. ठीक है, तो इन लीडर्स ने पक्का किया कि सभी लोगों को, इंडिया के सभी लोगों को इक्वल कंसिडर किया जाए. This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians. और यही इक्वालिटी क्या है? हम लोग का की वैल्यू है, तभी ये हम लोग को यूनाइट करता है एक इंडियन की तरह. ठीक है, हम सब क्या है? इंडियंस हैं, तो ये हमारी इक्वालिटी थी. एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और हर किसी को इक्वल अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ. ठीक है, अनटचेबिलिटी जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा था, उसे अब एक क्राइम माना जाता है. ठीक है, और उसे एबॉलिश्ड यानी कि हटा दिया गया है कानून से. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. जैसे हमने देखा कि कास्ट सिस्टम में लोगों को फोर्स किया जाता था कि आपको यही काम करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं था. अब लोग जो थे वो फ्री थे, अपने जो भी उनको काम करना है, जो चाहते हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए खुले थे. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, जिम्मेदारी दिया था कि ऐसे लोगों को उनका राइट टू इक्वालिटी मिलना चाहिए, गरीब लोगों को या फिर जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, जो कि बहुत नीचे इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पीछे हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि उनके लिए पहले से ही सीट आपको रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि उनको उनका अधिकार मिलता रहे. ओके, तो जैसे एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिर जो बीपीएल में जितने भी लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, हमारी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपीएल एंड बीपीएल. एक पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है, गरीबी रेखा. तो जो लोग बीपीएल में आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है, और जो एपीएल में आते हैं यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है. ठीक है, so the writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा डाइवर्सिटी को. ठीक है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम लोग इक्वालिटी ला सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, नो नेशनल रिलीजन.
They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. उन्होंने ये सोचा था कि लोगों को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो किस तरह के रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम होना चाहिए. They said that no language, religion or festival should become compulsory for all to follow. और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि कोई भी एक रिलीजन कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको ये होना ही आना ही मतलब फॉलो करना ही करना होगा. ऐसा कोई कंपल्सरी रिलीजन नहीं बनाएगा था, ना ही लैंग्वेज और ना ही फेस्टिवल. ठीक है, क्योंकि देखो हमारे कंट्रीज में आपको हमारे कंट्री में आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर तरह की लैंग्वेज सुनने को आपको मिलेगा. ओके, सो कोई एक कंपल्सरी नहीं किया गया था. They said that the government must treat all religions equally. और ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है वो हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी. ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन सुपीरियर होगा तो दूसरा इंफीरियर होगा, नहीं, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. और लास्ट में जाके हमारा कंट्री क्या बन गया, सेकुलर. ठीक है, therefore India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. ठीक है, और इसीलिए इंडिया का बन गया एक सेकुलर कंट्री बन गया जहाँ पे कि लोगों को कोई भी रिलीजन कोई भी फेथ उनको पूरा फ्रीडम है प्रैक्टिस करने का बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के डर का. ओके, This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one another. और यही हमारे यूनिटी का मेन एलिमेंट है कि हम सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसमें हमें अपने सोसाइटी के बारे में पता चला कि उसमें कितनी सारी बुराइयां थी, फिर कैसे उसे हटाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे नए नए कानून आए. ओके, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. थैंक यू क्लास.